Hello everyone. Very good evening to all of you and most welcome to join this session. आज की सेशन में देखिए पहले इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। इसमें अबाउट 13 क्वेश्चन हमने पहले से कर लिया है। तो ये 500 एमसीक्यू का एक सीरीज है जिसमें हम इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी की सेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जियोग्राफी देख रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटी का सेक्शन आएगा। ओके, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है 13 क्वेश्चन का, तो उसे आप जाके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन लाइक कर लेना। ओके, तो आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? बताइए। ऑप्शन ए है भीमा नदी पे, बी है कृष्णा नदी पे, सी है गोदावरी नदी पे, डी है तुंगभद्रा नदी पे। ये आखिर ये क्वेश्चन कराने का पर्पज़ क्या है? एक्चुअली ना ये जो जिस नदी पे है ना ये परियोजना, उसके पानियों को लेके ना विवाद है। ठीक है, 3 प्रदेशों में उसके पानियों को लेके विवाद है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। ठीक है, तो अब विवाद क्या है उसे हम जान लेते हैं। विवाद में कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गोदावरी आपको पता है गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना से होते हुए और आंध्र प्रदेश से होते हुए, है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब बबली परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पे है और ये रही हमारी गोदावरी नदी, है ना, ये है हमारी गोदावरी नदी। अब देखिए ये किन प्रदेशों से होके गुजर रही है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो पानी का विवाद किन प्रदेशों में होगा? इन्हीं तीनों में, है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बावजूद अगर आप भीमा नदी की बात करें, कृष्णा नदी की बात करें, तुंगभद्रा नदी की बात करें, तो ये साउथ इंडिया की नदियां हैं, लेकिन विवादित बबली परियोजना इन पे नहीं है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में बहती है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हुए कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश थोड़ा सा तेलंगाना से बाउंड्री बनाते हुए जाके गिर जाती है ना। भीमा नदी एक सहायक नदी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बताइएगा आप भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, इससे आपको और भी कुछ पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, यहाँ पे दिया है नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा इसमें जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें चूज करना है कि करेक्ट पेयर्स नहीं है। तो यमुना की सहायक नदियों में सिंध, बेतवा, केन है या नहीं, आप चूज कीजिए। बी है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, तीस्ता। 3 है नर्मदा, पूर्ण, गिरना, अमरावती, क्या है इसकी सहायक नदी? 4 है कृष्णा की सहायक नदी में प्राणहिता, मूसी, सिलेरू। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है नीचे कि 3, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, चूज करके बताइए फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ द एबव। अब कैसे? देखो यहाँ पे 3 और 4 का ऑप्शन अगर नहीं दिया है, सॉरी दिया हुआ है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 3 और 4 जो है वो सही नहीं है। क्यों? यमुना की सहायक नदी सिंध और बेतवा हैं, बिल्कुल है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दिबांग, लोहित और तीस्ता हैं, बिल्कुल है। अब बात आती है नर्मदा की। तो देखिए अमरावती नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। जो पूर्ण नदी है ये किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी है, ताप्ती की, है ना, जो ताप्ती नदी है उसकी सहायक नदी है पूर्णा। अब रही बात, देखिए ये 3rd नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं। अमरावती देखेंगे आप किसकी है? जो आपकी पेन्नार रिवर है उसकी सहायक नदी है, पेन्नार की। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब कृष्णा की सहायक नदी में देखिए प्राणहिता को इंक्लूड किया है, जबकि ये गलत है। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये भी सही नहीं है। तो उसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है,
तो 3 और 4 जो है वो करेक्ट नहीं है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दिबांग है, लोहित है, तीस्ता है, सही बात है। सिंध है, बेतवा है, केन है, किसकी, यमुना की। ठीक है, तो अगर आपका नदियों के ऊपर कंट्रोल है, देखिए नदियों से रिलेटेड हमने सेशन कर रखा है, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किसके लिए जाने जाते हैं, बताइए। ए है केसर की खेती के लिए, बी है सीढ़ी नुमा खेती के लिए, सी है सेब की बगीचे के लिए, और डी है झूम खेती के लिए। ठीक है, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा केसर की खेती के लिए। ओके, तो केसर की खेती के लिए ये जो कश्मीर में झीलों के भंडार जिनको करेवा मृदा बोलते हैं ना, तो मतलब केसर की खेती यहाँ पे अधिक होती है, इसके लिए ये फेमस है। अब देखिए बात आती है सीढ़ी नुमा खेती, है ना। तो सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पे होती है, अगर ये पर्वत है, अगर हमें इस पे खेती करनी है तो हम सीढ़ीदार खेती करते हैं ना। तो पर्वतों पे खेती करने के लिए सीढ़ी नुमा खेत का यूज़ करते हैं। सेब के बागीचे कश्मीर में ही पाए जाते हैं ना, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। झूम खेती क्या होती है, झूम कल्टीवेशन, जैसे मान लीजिए अगर कोई ट्राइब्स है ना, और वो जंगलों में निवास करती है, तो यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे अगर हैं बहुत अधिक, ठीक है, पेड़ पौधों को क्या करती है ये ट्राइब्स इन्हें जला देती है। ठीक है, और यहाँ की जो मिट्टी है उसका उपयोग कर लेती है अपने खेती बाड़ी के उद्देश्य से। अब जब यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी जब ख़त्म हो जाती है तो इस ज़मीन को छोड़ के वो दूसरे ज़मीन पे चली जाती है, जहाँ पे उसको फर्टाइल लैंड दिखता है, वहाँ पेड़ों को काटती है, जलाती है, खेती करती है। जब वहाँ पे ज़मीन इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब खेती के लायक नहीं रहता, तो वहाँ से फिर ये शिफ्ट हो जाती है ना, तो इसको हम बोलते हैं झूम खेती। ठीक है, और ये प्रचलित है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे आपका आसाम है और फिर अरुणाचल प्रदेश है, तो विशेषकर ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऐसे प्रदेशों में फेमस है झूम खेती। चलिए इतना पर्याप्त जानकारी है, आप क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्रदेश है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है, सीमाएं साझा नहीं करता। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है नागालैंड, डी है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर चूज करके बताइए हमें। चलिए इसका सही जवाब है आसाम। जो आसाम है ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है। चलिए इसकी स्थिति हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा क्या है, नॉर्दर्न स्टेट है ना, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है, तो इसमें देखिए कहाँ पे किसकी स्थिति है वो आप समझ लीजिए। ये जो है हमारा क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये है नागालैंड, है ना, ये है हमारा मणिपुर, और ये है हमारा मिजोरम, और ये है त्रिपुरा। ठीक है, तो अगर ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और ये नागालैंड है, तो इसको हम एनजी से डिनोट कर लें, और ये है मणिपुर। ओके, तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और ये है हमारा क्या, इसके बगल में जो प्रदेश है ये है म्यांमार, सॉरी प्रदेश नहीं, जो देश है, तो ये है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर कर रही हैं, लेकिन आसाम की स्थिति कहाँ पे है, आसाम की स्थिति ये है। ठीक है, आसाम ये है, तो आसाम बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये है आसाम। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टिंग जानकारी है। आपसे पूछ रहा है जैसे क्षेत्र जो जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र है, ठीक है, जैसे होता है ना बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें मतलब अधिकता में पाई जाती हैं और वो खतरे में भी दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है ना, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जीव जंतु और वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, वेरियस टाइप के जीव जंतु प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक निश्चित अपना आंकड़ा भी है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ है लिमिटेशन, कुछ इन्वायरमेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे बहुत अधिक विविधता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विविधता। और जब यहाँ पे जीवों की विविधता हो तो इसे जैव विविधता बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखी जाए खतरे की घंटी बज रही है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे पहले बहुत अधिक जैव विविधता थी, अभी समाप्त हो रही है और कुछ के संरक्षण की आवश्यकता है, तो उसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, तो जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र इसमें भारत में 4 हैं, और उन चारों में से यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताने हैं कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ए है पश्चिमी हिमालय,
दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है पूर्वी घाट। और इसमें ऑप्शन दिए हैं 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 1 एंड 4। बताइए इसका सही जवाब क्या है। चलिए अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। इसमें जो पूर्वी हिमालय है, ठीक है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो हैं ये क्या हैं, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट जोन है। ठीक है, भारत में 4 जोनों में से ये दोनों जो हैं, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट जोन ये दोनों हो गए। ठीक है, भारत को मेगा बायोडायवर्सिटी भी बोलते हैं, उसके पीछे का अलग हम देखेंगे क्या रीज़न है। तो ये 2 हो गए। उसके बाद सुंडा लैंड है, सुंडा लैंड में काफ़ी चीज़ों को कवर किया जाता है, काफ़ी मतलब अपना जो अंडमान और निकोबार का क्षेत्र है, ठीक है, तो उसको हम कवर करते हैं सुंडा लैंड में। वो भी हमारा क्या है, हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट का एक रीजन है। तो देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। अब बचा एक चौथा जो है इंडो बर्मा। ठीक है, तो यही है हमारे। देखिए इंडो बर्मा का क्या मतलब है, थोड़ा सा इंडिया में और थोड़ा सा उधर। बर्मा को पहले पहले म्यांमार को बर्मा बोलते थे। तो ठीक है, ये चौथा है इंडो बर्मा रीजन। अब इंडो बर्मा में बहुत सारे देश भी आ जाते हैं, थाईलैंड आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, लाओस आ जाता है ना। तो इंडो बर्मा क्षेत्र में ये लोग भी आ जाते हैं। लेकिन ये भारत की 4 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन है। कौन कौन, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडा लैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपसे पूछ रहा है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना, उसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है। बताइए, ये तो फैक्ट है। गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी। बताइए कौन सा सही जवाब है इसका। तो इसका सही जवाब अगर आपको पता हो तो ये है धूपगढ़। चलिए धूपगढ़ जानने के बाद अब देखिए आपने देख लिया सतपुड़ा। अब सतपुड़ा कहाँ पे है, अगर ये आपका बना लेते हैं थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो क्या है कि लंबे टाइम के लिए आपके दिमाग में रुकोगे। ये है हमारा सतपुड़ा रेंज और ये है विंध्य रेंज। ठीक है, तो सतपुड़ा का अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक तो ये है आपका धूपगढ़। ओके, अगर बात आए कि विंध्य का कौन सा है, ठीक है, तो विंध्य क्या आप बताइए अगर आपको पता हो तो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में दीजिए, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। तो विंध्य जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, तो इसका है आपका सद्भावना शिखर। कौन, सद्भावना शिखर। ओके, सद्भावना याद रखिए, यहाँ पे सही से मतलब उतना स्पेस है नहीं कि लिख पाए। ठीक है, तो विंध्य श्रेणी का है। अगर देखिए पंचमढ़ी यहाँ पे दिया हुआ है तो पंचमढ़ी को हम क्या बोलते हैं, सतपुड़ा। ये है ना सतपुड़ा, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसमें जो पंचमढ़ी है उसको बोलते हैं क्वीन। ठीक है, पंचमढ़ी को क्या बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं ना बहुत सुंदर हैं। ठीक है, इसलिए हम पंचमढ़ी को बोलते हैं सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसकी रानी। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए इतना जानकारी के बाद एक चीज़ और, महेंद्रगिरी जो है ये ईस्टर्न कोस्ट है, इसमें हाईएस्ट पीक के रूप में कंसिडर होता है। लेकिन अभी विवाद का विषय है क्योंकि एक हाईएस्ट पीक और भी काउंट हो रहा है, उसका कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, और गुरु शिखर आपको पता ही है कहाँ पे है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें क्या कीजिएगा, सर्च मार के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे उसकी जो पर्वत श्रेणी का नाम है उसका स्टार्ट होता है ए से और लास्ट होता है आई से। ठीक है, इतना हिंट काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है। ये तो बात सही है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़िए, देखिए ध्यान से क्या पूछ रहा है। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा हाईलाइटर ले लेता हूँ। ओके, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बताइए। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है चीन और आपका क्या है, डी है नेपाल। ठीक है, तो इसमें सबसे लंबी सीमा भारत की किसके साथ लगती है, अगर 15,000 कितना है टोटल 200 किलोमीटर, तो इसमें सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 4,096 समथिंग किलोमीटर लगती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ठीक है बांग्लादेश पहले पे है तो दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सोच के बताइए, बताइए बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए
बांग्लादेश के बाद आता है आपका चाइना। नोट कर लीजिए अगर आप एक्टिव हैं। उसके बाद चाइना के बाद कौन सा आता है? पाकिस्तान। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अरेंज करने के लिए। अब पाकिस्तान के बाद कौन सा आता है? नेपाल। ज़रूरी नहीं है कि आपको फैक्ट पता हो, लेकिन ये अरेंजमेंट पता होना चाहिए कौन कब आता है। नेपाल के बाद अगर देखें तो म्यांमार है। ठीक है, जो म्यांमार, अब म्यांमार के बाद देखिए, म्यांमार के बाद आपका आता है भूटान। ठीक है, तो ये जानकारी अगर आपके पास है तो एक बेटर जानकारी रखते हैं अपने इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री के बारे में। चलिए, इतनी जानकारी के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओहो कब खत्म होगा? बोरिंग महसूस हो रही है ना? कोई बात नहीं, बने रहिए और ऐसे मुंह बिचकाते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये जो दिए गए हैं ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। देखिए इसमें पूछ रहा है जो नक्षीकंठ है, ई आई लेदर है, सूजनी कढ़ाई है, इलकाल साड़ियाँ हैं, अनुमोला कन्नड़ी, ये डिजाइन है ना। तो आपको ये बताना है इन राज्यों में से कहाँ कहाँ से कौन सा ताल्लुक़ रखता है। अगर देखिए आपको पता है तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं पता है तो आपके लिए ये पहाड़ हो जाएगा, है ना। तो बताइए। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का हिंट देता हूँ। ठीक है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं बताऊँगा। चलिए, नक्षीकंठ जो है ना, ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, सुजनी कढ़ाई है, बिहार से संबंध रखता है। ठीक है, और जो ई आई लेदर है, ये संबंध रखता है आपका तमिलनाडु से। अब देखिए मैंने इतनी जानकारी आपको दे दी, अब इसके हिसाब से आप अपना दिमाग दौड़ा के इन दोनों ऑप्शन को देखिए किस में है किस में नहीं है, और उसको आप कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। अब इनमें से आप राइट आंसर चूज करके कमेंट सेक्शन में डालिएगा, जिससे मुझे भी लगेगा हाँ आप एक्टिव होके पढ़ रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपवादित है, इसलिए हम इसको क्विट करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि जो सेल गैस का जो भंडार है प्रचुर मात्रा में कहाँ है। तो देखिए असम का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें तो है, गुजरात में भी संभावना है और गंगा के विशाल मैदान में भी संभावना है। तो संभावना के आधार पे हम एग्जैक्टली आंसर नहीं दे सकते, और ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें केवल 3 है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम अपवाद के रूप में आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के रूप में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपसे पूछ रहा है जो ओजोन परत है वो क्या अवशोषित करता है, बताइए। सिंपल इजी क्वेश्चन। ए है इंफ्रारेड, बी है परावैंगनी किरणें, सी है एक्स किरणें, डी है जेड किरणें, जे किरणें। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा परावैंगनी किरणें, है ना। क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं? यूवी। यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट क्या बोलते हैं? रेज। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। या चलिए अल्ट्रा वायलेट अब देख लिया हमने, परावैंगनी किरणों को भी। अब ओजोन परत को भी देख लिया। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है ये जान लीजिए। ओजोन परत आपका एक स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, उसको हम समताप मंडल हिंदी में बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में, और उसमें पाया जाता है ओजोन की परत। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जहाँ पे ये पाया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए इतनी जानकारी के बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपसे ये पूछा जा रहा है पृथ्वी से ऊपर के चारों क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है, बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फेयर, बी है मेसोस्फेयर, सी है थर्मोस्फेयर, डी है टोपोस्फेयर। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही जवाब है इसका। तो इसका सही जवाब है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है पृथ्वी से ऊपर के चारों क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई। ठीक है, तो 8 से 18 किलोमीटर के रेंज में कौन सा है?
अगर आपने पढ़ा हो तो 8 से 18 किलोमीटर के रेंज में है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम एक सिस्टमेटिक अरेंज में लगा लेते हैं, अरेंजमेंट में, जिससे आप आगे अगर क्वेश्चन बने तो आप कर पाएँ, ठीक है। जस्ट वेट, हम थोड़ा सा बना लेते हैं अच्छे से, जिससे आप कभी भूले नहीं। ये अगर हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो एक मंडल है हमारा जिसको बोलते हैं हम क्या, क्षोभ मंडल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रोपोस्फेयर। अब इसके ऊपर आता है एक ट्रोपोपॉज आता है, पतला सा आता है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज के ऊपर आता है हमारा दूसरा समताप मंडल, पतला सा आता है समताप मंडल। अब समताप मंडल के ऊपर आता है एक और मंडल जिसको बोलते हैं हम मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर के बाद एक हमारा आता है, मीजोस्फेयर के बाद आता है हमारा थर्मोस्फेयर, ठीक है, जिसमें आयंस होते हैं। और इसके ऊपर आता है हमारा क्या, एक्सोस्फेयर, ठीक है, बाह्यमंडल। तो बाह्यमंडल का कोई वो नहीं है, बाह्यमंडल ये है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये अरेंजमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपका क्या, ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्षोभ मंडल, ठीक है। और ये है हमारा ट्रोपोपॉज, टीपी लिख दे रहे हैं। और ये है हमारा समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर। और ये है हमारा मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। और ये है हमारा मध्य मंडल के बाद ताप मंडल बोले या फिर आयन मंडल, है ना। तो इसको बोलते हैं हम क्या, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ओके। और ये है हमारा एक्सोस्फेयर। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 करने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपसे पूछ रहा है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अभिवहन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एडवेक्शन बोलते हैं। बी है संवहन, जिसको इंग्लिश में हम कन्वेक्शन बोलते हैं। सी है चालन, जिसको इंग्लिश में हम कंडक्शन बोलते हैं। डी है विकिरण, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। तो बताइए, अगर क्षैतिज गति से हवा बह रही है, ठीक है, और उससे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, जैसे मान लो कि आप छतरी लेके खड़े हो, ठीक है, और क्या है, बादल में बहुत गर्मी है। आप समझिए, बस सिंपली बहुत इजी है समझना, और इसके साथ आपका चारों हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, लू चल रही है, ठीक है, सपोज कि ये हवा बह रही है और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो लू चल रही है ना, ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना। गर्म होगी तो ये क्या करेगी, हीट अपने साथ कैरी करेगी और ये आपको लाके प्रभाव डालेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो ऊष्मा का क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो पहुंच के प्रभाव डाल रहा है, वो भी क्या, ये हॉरिजॉन्टली जा रही है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज, है ना। ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवेक्शन, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में अभिवहन बोलते हैं। अगर डायरेक्टली अगर ये जो है विकिरण आके किसी किसी पिंड को, ऐसे कोई बॉडी है, जस्ट वेट, बॉडी को दूसरा कलर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आप करेंगे ना, कभी भूलेंगे नहीं। इसको आके अगर ये रेडिएशन हीट कर रही है इस बॉडी को, ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई पिंड है, इसको गर्म कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकिरण, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेडिएशन, ओके। ये चारों चीज़ क्लियर करके रखिए, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो रेडिएशन और एडवेक्शन यानी कि अभिवहन आपने सीख लिया, ठीक है। एडवेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, आराम से सीखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो एडवेक्शन और रेडिएशन, या फिर बोल लीजिए अभिवहन या फिर विकिरण, ये दोनों चीज़ें आपने सीख ली। अब इसके बाद एक चीज़ और सीखिए, ठीक है, संवहन बचा है और चालन। तो संवहन और चालन को हम समझते हैं अलग एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आप कोई किसी भट्टी पे, ठीक है, ये फ्लेम है, ठीक है, ये कोई भट्टी है, इस पे आपने क्या करा है, कोई बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, जस्ट वेट, व्हाट इज हैपनिंग है। तो आपने इस पे कोई बर्तन रखा हुआ है, अब इसमें क्या है, पानी उबल के ऊपर जा रहा है ना, इस सरफेस में हीट को पहुंचा रहा है, यहाँ से ये हीट ले रहा है और ऊपर वाले हिस्से को हीट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वेपराइज होके यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे गर्म होके ऊपर की तरफ भाग के जा रही है और ऊपर वाली लेयर को हीट कर रही है, और नीचे क्या है, ठंडा पानी है, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संवहन। अब बात करें चालन की, तो चालन में क्या होता है? मान लीजिए ये क्या है, एक रॉड है लोहे की। ठीक है, लोहे की रॉड है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको हीट दे रहे हो, यहाँ पे आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, किसी भट्टी के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, हीट धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा इधर को, है ना, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे। तो ये पूरा हिस्सा देखिए, आप कुकर में खाना बनाते हैं तो ये पूरा हिस्सा धीरे धीरे हीट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, सॉरी कंडक्शन बोलते हैं, चालन। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है? चालन। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं और आप इसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? ए है आयन मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है समताप मंडल, डी है क्षोभ सीमा। बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा कि बादल कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे नहीं बनते हैं, कहाँ पे तूफान आता है, कहाँ पे बिजली कड़कती है ना। तो अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? तो ये होती है हमारे क्षोभ मंडल में, जिसको हमने अभी सीखा था, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे अधिक मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं किसमें? क्षोभ मंडल में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आयन मंडल, जिसको हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, ये हमारे रेडियो संचार के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या है, आयन्स उपस्थित होते हैं और जो रडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए समताप मंडल किसने इंपॉर्टेंट है? इसमें हमारे जो प्लेन वगैरह है ना, जो प्लेन है या फिर क्रूज मिसाइल वगैरह, क्रूज मिसाइल नहीं, मतलब जो हमारी क्या है, जो बड़ी बड़ी प्लेनें उड़ती हैं, जेट हैं, तो इसमें चलती हैं समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा मौसमी परिवर्तन नहीं होता, नियत बना रहता है ना। और क्षोभ सीमा, जिसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, अभी हमने सीखा था। ठीक है, तो अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछ रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होती है? ए है क्षोभ मंडल में, बी है समताप मंडल में, सी है मध्य मंडल में और डी है आयन मंडल में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना। तो अधिकांश घनत्व क्षोभ मंडल में होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और बाकी इन मंडलों के विषय में आपने जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। इसमें आपसे पूछ रहा है डोलड्रम कटिबंध। ठीक है, डोलड्रम रीजन कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, राइट ऑप्शन चूज कीजिए अपने हिसाब से। देखिए, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो डोलड्रम कटिबंध कहाँ पर स्थित है और डोलड्रम कटिबंध क्यों कहते हैं, इसके विषय में हम आज जानेंगे इसी क्वेश्चन में। तो इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा के निकट। अब ऐसा क्यों होता है, आप सीखिए। चलिए हम आपको बताते हैं। ये है हमारा क्या, 0 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, और जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। ओके, अब इसके जो आसपास के क्षेत्र में क्या है, इधर से जब कोई हवा बहती है तो किधर को डिफ्लेक्ट होती है? जिधर से बहती है उधर राइट को डिफ्लेक्ट होती है ना, राइट को। और इधर से जो हवा बहती है वो अपने लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होती है, ऐसे इधर को गिरती है भूमध्य रेखा की तरफ। तो ये बात आपको पता है ना। और ये जो क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं डोलड्रम। ऐसे स्थिति में क्या होता है, जो यहाँ पे अगर कोई नाव जा रही है, ठीक है, सपोज ये कोई बोट है, ये कोई बोट है और ये जा रही है, तो इस पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है और ये ऐसे डिग डैक ऐसे क्या हो जाती है, ऐसे हिलती डुलती अपना सफ़र तय करती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, बताइए? इसलिए हम इसको बोलते हैं, देखिए ये डोलते जाती है इधर उधर उधर। क्यों? क्योंकि इनका जो हवाओं का है प्रेशर इन पे पड़ता है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो इसे हम बोलते हैं डोलड्रम। ठीक है, तो ये बात आपको अगर पता है तो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको पता है। ठीक है, तो ईजिली हमने इसको समझ लिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को कहा जाता है? बताइए, उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? ए है विकिरण, बी है तापोत्क्रमण, सी है चालन, डी है संवहन। तो इसका सही जवाब है तापोत्क्रमण या ताप व्युत्क्रमण, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन। ओके,
अब इसमें देखिए क्या होता है, हमको पता है कि अगर हम क्या करते हैं, सामान्यतः अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा धरती का लेयर है, अगर ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में क्या होता है, जो ये टेम्परेचर है उसमें गिरावट आती है। लेकिन अगर बढ़ने के साथ टेम्परेचर में, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्थिति है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर में वृद्धि हो जाए, इस स्थिति में इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो यही कह रहा है, उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन या फिर तापोत्क्रमण या फिर ताप व्युत्क्रमण। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको सेशन पसंद में आया, सच में आपने कुछ सीखा है, तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो हमने आपसे पूछा है, और दोस्तों से बोलें कि सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, और नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी रहें। नेक्स्ट सेशन जल्द ही हम आपके सामने उपस्थित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे। तैयारी करते रहिए, बने रहिए।